बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो जो पीएन जंक्शन है उसके ज़रिए से जब डायोड बनता है तो फिर वो डायोड क्या है और वो डायोड बिहेव कैसे करता है। डायोड के अंदर हम इलेक्ट्रिकली कंडक्शन किस तरह से करते हैं, उसके अंदर फॉरवर्ड ब्यासिंग क्या है, रिवर्स ब्यासिंग क्या है, और ये जो कॉन्सेप्ट ब्यासिंग का है ये कैसे वजूद में आता है और इसको हम क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं। तो बहरहाल सबसे पहले हमने इस लेक्चर से पहले जो कि हमारा लेक्चर नंबर 3 था वहां पर हमने ये पढ़ा कि पीएन जंक्शन क्या होता है, पीएन जंक्शन बनता कैसे है। पीएन जंक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो होल्स हैं वो एक टाइप मटेरियल से दूसरे टाइप मटेरियल में किस तरह जो है वो मूव ऑन होते रहते हैं, और वहां पर जो बैरियर पोटेंशियल है वो कैसे बनता है और डिप्लेशन रीजन कैसे बनता है। अब डिप्लेशन रीजन वहां बन चुका है लेक्चर नंबर 3 के अंदर। अब हम यहाँ पर जो पीएन जंक्शन एस डायोड ले रहे हैं तो इस डायोड के अंदर डिप्लेशन रीजन समझें कि बना हुआ है, क्योंकि हम उसी स्टेप को अब हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं। तो बहरहाल डिप्लेशन रीजन को तो बाद में हम पढ़ते हैं, लेकिन ये जो डायोड है ये क्या है। जब भी हम पी टाइप मटेरियल को और एन टाइप मटेरियल को आपस में मिलाते हैं और वहां पर एक पी एन जंक्शन बन जाता है, तो ये जो पी एन जंक्शन अब बन चुका ये दरअसल डायोड भी है और पी एन जंक्शन भी है। तो आप डायोड कहें या पी एन जंक्शन डायोड कहें या सिर्फ पी एन जंक्शन कहें, बात सेम ही है, स्ट्रक्चर वर्किंग सेम ही है। अब उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि डायोड जो है वो एक किस्म का बिल्डिंग ब्लॉक सेमीकंडक्टर कंपोनेंट है। यानी कि सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स में जो सबसे इंतहाई बेसिक लेवल पर हमारे पास कंपोनेंट है अब वो है डायोड। क्योंकि पी भी मटेरियल था, एन भी मटेरियल था, जब वो दोनों मटेरियल्स मिले तो अब हमें जो एक वर्किंग किस्म का कंपोनेंट पहली मर्तबा सेमीकंडक्टर्स के अंदर मिला है तो वो एक किस्म का डायोड है। अब यहाँ से चीजें सेमीकंडक्टर की दुनिया जो है शुरू होती है। डायोड, ट्रांजिस्टर्स, फिर उसके बाद मॉसफेट, फिर उसके बाद जो है मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स हैं। तो ये जो डायोड है ये एक किस्म का सेमीकंडक्टर्स के अंदर बिल्डिंग ब्लॉक कंपोनेंट है। अब डायोड एक किस्म का सेमीकंडक्टर है ये तो हमने यहाँ तक समझ लिया, क्योंकि ये पी टाइप और एन टाइप वाले जंक्शन से बना हुआ है तभी ये सेमीकंडक्टर है। तो डायोड एक किस्म का सेमीकंडक्टर है, डिवाइस है दैट इज फॉर्म्ड थ्रू अ पी एन जंक्शन। ये बात भी हमने लेक्चर 3 के अंदर पढ़ ली कि जब पी और एन दोनों मिलते हैं तो वहां पर पी एन जंक्शन बनता है, और पी एन जंक्शन बनना दरअसल डायोड का बनना है। अब ये जो पी एन जंक्शन डायोड है ये क्या करता है हमें, ये जो है हमें अलो करता है to flow the electric current in one direction and blocking in the opposite। जब भी करंट को हमने फ्लो करवाना हो एक डायरेक्शन में और हमने ब्लॉक करवाना हो अगर वो करंट अपोजिट डायरेक्शन में वापस आए तो उसको, तो फिर हमें डायोड वहां पर काम का है। मिसाल ऐसे समझें कि मैं वहां पर डायोड इस्तेमाल करूंगा जहां पर मुझे ये चीज समझनी है या ये चीज करनी है कि करंट इस पॉइंट से इधर तो जाए, उसको अलो कर दे, मगर अगर करंट इधर से इधर आए तो ये डायोड उसको ब्लॉक कर दे। तो यही काम डायोड भी करता है कि इट अलोज करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन एंड ब्लॉक्स द करंट फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी कि इधर से इस तरफ तो जाने देगा मगर इस तरफ से दूसरी तरफ आने नहीं देगा। तो इसीलिए हम डायोड को कहते हैं कि डायोड हमें अलो करता है टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट इन वन डायरेक्शन एंड ब्लॉक्स द करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दूसरी चीज यहाँ पर आप समझें कि ये जो आपके पास डायोड है, डायोड के साथ ये जो दो मटेरियल्स मिले होते हैं पी टाइप और एन टाइप, जिस तरफ से पी टाइप मटेरियल हो उस तरफ से डायोड का होता है एनोड। एनोड का मतलब है पॉजिटिव, और जिस तरफ से डायोड का एन टाइप मटेरियल हो उस तरफ से होता है कैथोड, और कैथोड होता है नेगेटिव। और एन टाइप भी आपने पढ़ा है कि एन टाइप मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का तादाद ज्यादा है, इसीलिए एन टाइप मटेरियल के साथ कैथोड लगाना बेहतर है। और ये इस तरह इसका जो है वर्क मतलब स्ट्रक्चर ऐसे होता है। पी टाइप के अंदर होल्स यानी पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हैं, इसी वजह से हमने उसके साथ एनोड टर्मिनल यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल उसके साथ हम अटैच करते हैं। अब ये जो डायोड है इसके साथ आपने देखे कि इसके पास अब दो टर्मिनल्स हैं, एक एनोड और दूसरा कैथोड। तो इसलिए अब डायोड को दूसरे लफ्जों में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डायोड इज अ टू टर्मिनल
इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, या हम ऐसे कहें कि डायोड इज अ टू टर्मिनल सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। अब टू टर्मिनल क्यों? क्योंकि इसके पास एक एनोड है और एक कैथोड है। जैसे आप ट्रांजिस्टर्स में आएंगे तो ट्रांजिस्टर के पास थ्री टर्मिनल्स हैं। तो ये बातें यहाँ पर मतलब हमने वक्त के साथ साथ समझ लेनी चाहिए कि डायोड एक टू टर्मिनल आपका कंपोनेंट है। अब that only allows electric current to flow in one, which is the forward direction, and while blocking in the opposite, which is the backward direction। मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में ये करंट को ब्लॉक करेगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये करंट को अलो करेगा। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में अलो करंट को ये कैसे करता है ये भी हमने यहाँ पर समझना है। बैकवर्ड डायरेक्शन में ये करंट को ब्लॉक कैसे करता है और क्यों करता है, ये चीज भी हमने इसी वीडियो के अंदर समझनी है। तो इंतहाई आसान लफ्जों से अगर आपने समझना है तो इस वीडियो के साथ सही नमूने से जुड़े रहिए। उसके बाद यहाँ पर हमने इस डायोड की पढ़नी है सिंबल। अब डायोड की सिंबल को कुछ इस तरह से आप ट्रिकली याद भी कर सकते हैं और उसको समझ भी सकते हैं कि देखें, ये आपके पास एक किस्म का डायोड है। अब डायोड की जो ये साइड होगी, इस साइड को हम कहते हैं पॉजिटिव, और इस साइड से जहां पर आप इसको ये बार दे रहे हैं एक्स्ट्रा, तो ये साइड हो जाएगी नेगेटिव, क्योंकि ये बार या ये लकीर भी शो कर रही है कि ये जो साइड होगी इस तरफ वाली वो नेगेटिव होगी। तो ये चीजें आप थोड़ी ट्रिकली अपने माइंड में रख लें कि डायोड की ये साइड जो होगी जहां पर उसको ये लकीर है एक्स्ट्रा, ये नेगेटिव होगी, और जहां पर उसको कोई लकीर नहीं है तो वो आपकी क्या होगी, पॉजिटिव कहलाई जाएगी। तो ये सिंबल्स का भी बड़ा फर्क होता है, उनकी सिंबल्स के साथ ये जो निशानियां या ये आप लगाते हैं तो इनका भी जो है वो अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है। उसके बाद जो प्रॉपर्टीज डायोड की हैं वो तो मुख्तलिफ हैं, लेकिन एज हमारे बुक के हिसाब से डायोड हमारा एज अ रेक्टिफायर भी यूज हो सकता है, जो कि हम इसी वीडियो के इसी चैप्टर के अंदर हम आगे लेक्चर्स में समझेंगे। और डायोड के पास जो कैपेसिटिव प्रॉपर्टीज होती हैं बैकवर्ड या रिवर्स ब्यासिंग के अंदर, वो भी हम उसके साथ जरूर समझेंगे। और उसके साथ साथ इसके पास नॉन लीनियर आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। करंट वोल्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो नॉन लीनियर है, यानी कि जरूरी नहीं है कि जितना वोल्टेज बढ़े उतना ही करंट बढ़े, या जितना ही करंट बढ़े तो उतना वोल्टेज बढ़े। तो इसके पास जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स है करंट और वोल्टेज की, वो डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। यानी कि इसके साथ इसके पास इसके ऊपर ओहम्स लॉ नहीं लगेगा जो ये कहता है कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज या वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, वो बताता है लीनियर। ये जो आपका पीएन जंक्शन है या ये जो डायोड है या ये जो आप सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे, ये सारे ज्यादातर नॉन लीनियर आईवी करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। अब यहाँ पर एक बात आप इन टॉपिक्स को समझने के दौरान आपको काम आएगी, वो यहाँ पर एक बात आप समझें। यहाँ तक हमने इस लेक्चर 3 के अंदर ये समझा था कि पी और एन जंक्शन के बीच में वहां पर बैरियर, पोटेंशियल बैरियर बन चुका है। या आप ऐसे समझें कि इनके बीच में जो आपके पास डिप्लेशन रीजन है वो बन चुका था। उसके बाद हम डायोड पर आए। अब डिप्लेशन रीजन को हमने वहां पर पढ़ा था कि हमने उसको तोड़ना है। ये जो डिप्लेशन रीजन है, ये डिप्लेशन रीजन के पास क्या कुव्वत है जिससे वो इलेक्ट्रिक करंट को रोक रहा है? डिप्लेशन रीजन या पोटेंशियल बैरियर जिस कुव्वत के साथ रोक रहा है वो है उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर तोड़ना है तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड देनी पड़ेगी। तो पोटेंशियल बैरियर या ये जो डिप्लेशन रीजन है अपने पास जो वोल्टेज रखती है, वो इसके पास अगर ये पीएन जंक्शन सिलिकॉन मटेरियल का बना हुआ होगा। हमारे पास जो डायोड्स होते हैं वो दो किस्म के मटेरियल्स के 90% बने होते हैं, या तो सिलिकॉन या तो जर्मेनियम। अगर ये पीएन मटेरियल या पीएन जंक्शन या ये डायोड सिलिकॉन मटेरियल का बना हुआ होगा तो उनके बीच में ये जो जंक्शन होगा, इस जंक्शन की जो लिमिट होगी वो 0.7 वोल्टेज तक होगी। यानी कि अगर मैं इन कैथोड और एनोड के जरिए से 0.7 वोल्टेज से ज्यादा दूंगा तो ये जो बैरियर पोटेंशियल होगा वो टूट जाएगा। तो यानी कि अगर बैरियर पोटेंशियल सिलिकॉन वाले मटेरियल का होगा तो वो 0.7 वोल्टेज के बाद जो है तोड़ेगा। अगर ये पीएन जंक्शन बना हुआ होगा जर्मेनियम मटेरियल का, तो जर्मेनियम मटेरियल की
बैरियर पोटेंशियल को या ब्रेकडाउन को या उसके डिप्लेशन रीजन को तोड़ने के लिए मुझे जो एक्सटर्नल बैटरी देनी होगी, इलेक्ट्रॉन्स को उसमें से गुजारने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को इस काबिल करने कि वो उस बैरियर को तोड़ दें, तो मुझे 0.3 वोल्टेज देनी पड़ेगी एक्सटर्नल बैटरी के साथ, एक्सटर्नल डीसी सोर्स के साथ, अगर ये पीएन जंक्शन जर्मेनियम का बना हुआ होगा। तो ये जो वोल्टेज आप इस ब्रेक डिप्लेशन रीजन को तोड़ने के लिए दे रहे हैं, इस वोल्टेज को हम कहते हैं या तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज, या तो हम इसको कहते हैं कट इन वोल्टेज, या तो हम इसको कहते हैं कि बैरियर पोटेंशियल वोल्टेज। तो कट इन वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज हर किस्म के मटेरियल के लिए अलग होता है। अगर ये पीएन जंक्शन बना हुआ होगा सिलिकॉन का, तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज यानी इसको तोड़ने के लिए 0.7 वोल्टेज है। अगर ये मटेरियल बना हुआ होगा जर्मेनियम का, तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज 0.3 वोल्टेज है, यानी 0.3 वोल्टेज देने के बाद ये डिप्लेशन रीजन टूट जाएगा और करंट जो है वो इधर उधर से फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। अब हम जो है वो चलते हैं कि हम बात कर रहे थे ये वोल्टेज अप्लाई करेंगे। अब ये जो हम बात कर रहे हैं कि इस डिप्लेशन रीजन को तोड़ने के लिए या इसको बढ़ाने के लिए या इसको डिक्रीज या इंक्रीज करने के लिए हम एक्सटर्नल वोल्टेज देंगे। ये जो लफ्ज है एक्सटर्नल वोल्टेज हम देंगे डायोड को ताकि हम उसका डिप्लेशन रीजन तोड़ें, ये ब्यासिंग है। या हम ऐसे कहें कि हम उसको एक्सटर्नल वोल्टेज देंगे ताकि हम डायोड का डिप्लेशन रीजन बढ़ाएं, ये भी ब्यासिंग है। तो ब्यासिंग के हो गए अब दो तरीके। एक तरीका वो जिसमें हम उसको वोल्टेज देंगे तो उसका जो डिप्लेशन रीजन है वो टूट जाएगा, तो वो हो जाएगा फॉरवर्ड ब्यास। और एक वो वोल्टेज जिसमें हम वोल्टेज तो देंगे मगर उसका डिप्लेशन रीजन और बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा रिवर्स ब्यास। बहरहाल इसको पढ़ते हैं हम बाद में, पहले हम यह समझते हैं कि ब्यासिंग क्या है जो मैंने अभी भी समझाई। when we apply external DC voltage source to diode, जब भी हम एक्सटर्नल डीसी सोर्स वोल्टेज अप्लाई करेंगे किसी भी किस्म के डायोड को, किसी भी किस्म के पीएन जंक्शन को, तो ये एक्सटर्नल वोल्टेज का अप्लाई करना दरअसल ब्यासिंग कहलाया जाता है। ब्यासिंग कुछ भी नहीं है। ब्यासिंग का मतलब है कि भाई वोल्टेज को ले आए और डायोड को सप्लाई करें, बस वोल्टेज को उठा के डायोड को सप्लाई करना, ये ब्यासिंग है। अब हमारे पास ये एक किस्म का डायोड है जिसके साथ कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स अप्लाइड नहीं है, तो मतलब ये ब्यास्ड नहीं है। जैसे आपने देखा कि ये मटेरियल है, पीएन जंक्शन है, या ये जो डायोड है, इसके साथ आपने एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स लगाया है, एक्सटर्नल लगाया है, इसके साथ था नहीं, इसके साथ होना भी नहीं चाहिए नेचुरल कंडीशन में, हमने एक्सटर्नली लगाया है। अब एक्सटर्नल लगाने के बाद ये हो जाएगा ब्यास्ड। वोल्टेज का सप्लाई करना किसी भी डायोड को, किसी भी पीएन जंक्शन को ब्यासिंग है बस। अब ब्यासिंग हो जाएगी हमारे पास दो अकसाम की। एक किस्म की हम कहते हैं फॉरवर्ड ब्यासिंग या फॉरवर्ड ब्यास, और दूसरी हमारे पास है रिवर्स ब्यासिंग, या आप उसको कहें रिवर्स ब्यास, कोई बात नहीं। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि फॉरवर्ड ब्यास क्या है, रिवर्स ब्यास क्या है। इन दोनों का पहला डिफरेंस हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम दोनों को अलग अलग समझेंगे। फॉरवर्ड ब्यास में होता यह है कि ये जो आपके पास पी टाइप वाला मटेरियल है, या ये जो एनोड है, पी टाइप मटेरियल के साथ आप बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अटैच करें, एन टाइप मटेरियल के साथ आप बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल अटैच करें। सिंपल, पी के साथ पॉजिटिव, एन के साथ नेगेटिव। तो ये चीजें आप अंडरस्टूड है, इनको पहले ही आप समझ लें, इनमें कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो ये होगा फॉरवर्ड ब्यास। सीधी बात जब हो, सीधे कनेक्शन जब हो, तरीके के साथ जब कनेक्शन हो, उसूल के साथ जब कनेक्शन हो, तो वो फॉरवर्ड ब्यास है। क्योंकि यहाँ पर हम पी टाइप के साथ पॉजिटिव, एन टाइप के साथ नेगेटिव, तो सीधी बात है, फॉरवर्ड बात है, फॉरवर्ड ब्यास। उसके बाद रिवर्स ब्यास में ये होगा कि पी टाइप के साथ नेगेटिव और एन टाइप के साथ पॉजिटिव, यानी कि आप उल्टे कनेक्शंस लगाएंगे। पी पॉजिटिव है तो उसके साथ नेगेटिव लगा दिया, एन नेगेटिव है तो उसके साथ पॉजिटिव लगा दिया। तो मतलब ये हुआ कि इनके जो कनेक्शंस हैं वो रिवर्स हैं। तो मतलब ये हुआ कि रिवर्स ब्यास में आप कनेक्शंस रिवर्सली लगाएंगे और फॉरवर्ड ब्यास में आप कनेक्शंस फॉरवर्डली लगाएंगे, यानी सलीके के साथ, तरीके के साथ लगाएंगे।
अब हम पहले समझते हैं कि फॉरवर्ड ब्यास क्या है। पहले ही बात आपने समझी कि पी टाइप को कनेक्ट किया आपने पॉजिटिव के साथ, एन टाइप को आपने कनेक्ट किया नेगेटिव के साथ, फॉरवर्ड ब्यासिंग हो गई। क्योंकि आपने वोल्टेज सप्लाई किया, वोल्टेज सप्लाई करने से रिवर्स तो हो गई, सॉरी ब्यासिंग तो हो गई। अब चूंकि आपने पॉजिटिव के साथ पी कनेक्ट की, नेगेटिव टर्मिनल के साथ एन की, तो ये ब्यासिंग के साथ फॉरवर्ड ब्यासिंग भी हो गई। अब बात आती है दूसरी कि भाई फॉरवर्ड ब्यासिंग या ये जो वोल्टेज आपने एक्सटर्नल सप्लाई किया, तो अब ये क्या उखाड़ेगा, अब इसने क्या करना है, क्या आगे प्रोसेस है। तो सबसे पहला प्रोसेस आप समझें कि इफ द अप्लाइड वोल्टेज, ये जो आपने अब वोल्टेज अप्लाई किया आपने इस पीएन जंक्शन के साथ, इज लेस देन द थ्रेशोल्ड वोल्टेज, अगर वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम है, जो कि सिलिकॉन के लिए 0.7 है और जर्मेनियम के लिए 0.3 है, अगर के आपने यहाँ पर जो एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई किया है या अप्लाई किया है वो 0.2 वोल्टेज है, और इस डिप्लेशन रीजन को, अगर ये सिलिकॉन का बना हुआ है, इसको तोड़ने के लिए मुझे 0.7 वोल्टेज चाहिए, आपने अप्लाई किया है 0.2 वोल्टेज, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इधर उधर फ्लो नहीं होंगे, डिप्लेशन रीजन नहीं टूटेगा, क्योंकि डिप्लेशन रीजन के पास जो ताकत है वो 0.7 वोल्टेज तक ताकत है। उसको अगर आपने तोड़ना है तो उसके नतीजे में या उसके उलट आपने उसको उतना ही वोल्टेज देना होगा ताकि वो उसको बर्दाश्त न कर पाए और वो गिर पड़े। अब उसका पास जो ताकत है वो 0.7 वोल्टेज की डिप्लेशन रीजन के पास, आपने उसको तोड़ने के लिए 0.2 वोल्टेज दिया है, तो वो क्यों टूटेगा। इसलिए हमने ये कहा कि if the applied voltage is less than the threshold voltage then the depletion region is still exist, तो फिर डिप्लेशन रीजन आपका अभी तक मौजूद है, अभी तक नहीं टूटा। अगर डिप्लेशन रीजन नहीं टूटा तो इट मींस देयर इज नो करंट फ्लो, तो मतलब अब यहां पर जो करंट फ्लो होगा वो भी नहीं होगा। अब दूसरी बात, एज द वोल्टेज अप्रोचेस, आप वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, जिस तरह हम वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हैं, 0.2 हुआ नहीं टूटा, 0.3 हुआ नहीं टूटा, 0.4 हुआ नहीं टूटा, जैसे ही आपका वोल्टेज ये बैटरी वाला 0.7 तक आ गया और बैटरी ने इसको वोल्टेज 0.7 दिया, तो अब डिप्लेशन रीजन हार मान देगा, डिप्लेशन रीजन ओवरकम हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे ही डिप्लेशन रीजन टूटेगा, ये समझेंगे आपकी पुल टूट गई, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके वो एन से पी की तरफ और पी से होल जो है वो एन की तरफ मूव होना शुरू हो जाएंगे। तो ये बात हमने कही है यहाँ पर, एज द वोल्टेज अप्रोचेज द थ्रेशोल्ड वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर इज ब्रोकन, फिर आपका पोटेंशियल ब्रोकन, वहां पर जो बैरियर है वो टूट जाएगा। दिस इज नोन एज कट इन और थ्रेशोल्ड वोल्टेज। अब वो वोल्टेज जिस वोल्टेज पर किसी भी पीएन जंक्शन या डायोड का पोटेंशियल बैरियर टूट जाए, या वो वोल्टेज जिस पर डिप्लेशन रीजन उस मटेरियल का टूट जाए, उस मखसूस वैल्यू वाले वोल्टेज को हम कट इन वोल्टेज या थ्रेश होल्ड वोल्टेज कहेंगे। अगर आपका ये टूटेगा 0.3 वोल्टेज पर, तो 0.3 वोल्टेज ही उसकी थ्रेश होल्ड है, 0.4 उसकी थ्रेश होल्ड नहीं होगी, 0.2 भी उसकी थ्रेश होल्ड नहीं होगी। जिस पर डिप्लेशन रीजन टूटेगा सिर्फ और सिर्फ वही उसकी थ्रेश होल्ड वोल्टेज होगी, और थ्रेश होल्ड वोल्टेज के दूसरे वैल्यूज नहीं होंगे। अब यहाँ पर जैसे ये 0.7 वोल्टेज इस बैटरी ने अप्लाई किया, तो ये जो बीच में डिप्लेशन रीजन था यहाँ पर वो टूट गया, इलेक्ट्रॉन्स आपके होना शुरू हुए, मूव होना पी की तरफ, और पी से जो होल्स हैं वो मूव होना शुरू हुए एन की तरफ। तो ये बात हमने यहाँ पर कही, आफ्टर द ब्रेकिंग डाउन ऑफ थ्रेश होल्ड, सॉरी पोटेंशियल बैरियर, डिप्लेशन लेयर आल्सो ब्रेक्स, क्योंकि डिप्लेशन लेयर जिस बलबोते पर कायम है वो है उसका पोटेंशियल बैरियर। अगर उसका पोटेंशियल बैरियर या उसका जो वोल्टेज या उसकी जो ताकत है वो टूट गई, ये जो डिप्लेशन लेयर है वो तो एक दीवार है, तो डिप्लेशन लेयर वो जो दीवार है वो भी टूट जाएगी। तो डिप्लेशन लेयर जिस वोल्टेज पर टूटी थी उस वोल्टेज का नाम थ्रेश होल्ड वोल्टेज या कट इन वोल्टेज होगा। अगर जर्मेनियम के लिए ये 0.3 वोल्टेज पर टूटेगी, तो 0.3 इज द थ्रेश होल्ड वोल्टेज फॉर जर्मेनियम। अगर ये सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्टेज पर टूटेगी,
तो 0.7 voltage is the threshold voltage for the silicon in this diode. अब आफ्टर दिस डिप्लेशन लेयर ब्रेक्स, इसके बाद डिप्लेशन लेयर आपके पास जो उसकी है वो टूट जाएगी. फिर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप, एंड along with this at that point simultaneously holes will move from p type to n type. किस तरह मूव होते हैं वो हम पढ़ के आए. अब यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक करंट आपका फ्लो होना शुरू हो चुका है. अब हम कहेंगे कि भाई फॉरवर्ड ब्यासिंग हो चुकी, मुबारक हो. अब यहाँ पर जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो, या जो होल्स हैं, चार्ज कैरियर्स हैं, एक दूसरे की तरफ मूव होना शुरू होंगे. अब हम कहेंगे कि भाई डायोड ऑन है, डायोड वर्क कर रहा है, यानी डायोड जो है वो 0.7 वोल्टेज तक बस, उसके बाद उस वो कोई नखरे और नहीं करेगा. वो कहेगा अब मुझे जितना भी करंट देंगे, जितना भी वोल्टेज देंगे वो गुजारता चला जाएगा, क्योंकि 0.7 उसकी हद थी सिलिकॉन वाले डायोड की. उसके बाद ये मतलब ज्यादा जिद नहीं करेगा या ज्यादा शोर नहीं करेगा. अब ये बात थोड़ी एडवांस है लेकिन समझ लें, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके फ्लो होते हैं एन से पी की तरफ इंटरनली. मगर अगर हम बाहर से देखें, डायोड को, बैटरी को देखें, तो हम कहते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो हो रहे हैं पी से एन की तरफ एक्सटर्नली. तो ये चीजें हम थोड़ी कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक करंट थ्योरी के हिसाब से हैं, लेकिन अगर आपने यहाँ तक चीजों को समझ लिया है तो दैट्स इनफ फॉर अस. उसके बाद यहाँ पर आपके पास है रिवर्स ब्यासिंग. अब रिवर्स ब्यासिंग में क्या होता है? हमने पढ़ा कि पी टाइप मटेरियल के साथ नेगेटिव लगाएंगे और एन टाइप के साथ पॉजिटिव लगाएंगे, यानी हमने उल्टे कनेक्शंस किए. अब उल्टे कनेक्शंस किए तो समझें कि हमने रिवर्स कनेक्शंस किए, इसलिए वहां पर जो ब्यासिंग होगी वो भी जाहिर सी बात है रिवर्स ब्यासिंग होगी, उल्टी ब्यासिंग होगी. तो ये जो रिवर्स ब्यासिंग है, अब ये क्या करेगी? क्या इसके अंदर भी करंट फ्लो होगा? क्या इसके अंदर अब इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपस में एक दूसरे की तरफ मूव होना शुरू होंगे या हो सकेंगे? ये चीजें हमने यहाँ पर अब समझनी है. यहाँ पर हम एक चीज तो ऑलरेडी जानते हैं कि डायोड में जब हम आए थे तो डायोड के अंदर या डायोड के मटेरियल के अंदर यहाँ पर डिप्लेशन रीजन ऑलरेडी बना हुआ है. क्योंकि जब हमने पीएन जंक्शंस को बनाया था तो हमने कहा था कि पीएन जंक्शन बनने के टाइम रूम टेम्परेचर पर ही वहां पर जो है वो डिप्लेशन रीजन बन चुका होता है. अब डिप्लेशन रीजन तो यहाँ पर डायोड के अंदर ऑलरेडी बना हुआ है. चाहे यहाँ पर डायोड ले आए तब भी डिप्लेशन रीजन बना हुआ है, चाहे यहाँ पर डायोड ले आए यहाँ पर भी डिप्लेशन रीजन बना हुआ है. फर्क सिर्फ ये है कि हमने उसके साथ जो एक्सटर्नल बैटरी या एक्सटर्नल डीसी सोर्स अटैच किया है वो कैसा है, बस. अब ये तो चीज हम जानते हैं कि डिप्लेशन रीजन इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग देयर. यहाँ पर आपका डिप्लेशन रीजन है, मतलब ये कि एन टाइप की पास साइड पॉजिटिव डोनर्स हैं और पी टाइप की तरफ नेगेटिव एक्सेप्टर आयंस मौजूद हैं. इन दोनों आयंस की वजह से या इन दोनों साइड में मौजूद आयंस की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपीयर हुई थी, जिसकी वजह से एक किस्म का जो है पोटेंशियल बैरियर बन चुका था या डिप्लेशन रीजन बन चुका था. अब बात यह है कि ये जो पोटेंशियल या जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ. और हमने ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है वो भी इसी तरह अटैच किए. पॉजिटिव जहां पर आपके पास आयन्स है वहां पर पॉजिटिव, नेगेटिव आयन्स है वहां पर नेगेटिव. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से जो डायोड की इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी बैटरी की है वो तो एक दूसरे के साथ सेम है. अब नतीजे में क्या होगा कि जब ये दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के साथ सेम है तो जो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारी वो इंक्रीज हो जाएगी, वो इलोंगेट हो जाएगी, वो एक्स्ट्रा हो जाएगी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस की सूरत में जो इंटरनली इस डायोड के अंदर है और एक्सटर्नली जो इस पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल की वजह से है, वो दोनों एक दूसरे को हेल्प आउट करेंगी. अब नतीजे में क्या होगा कि ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी. जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी तो हमने इस लेक्चर से पहले वाले लेक्चर में पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होना कोई अच्छा अमल नहीं है डायोड के लिए. वो डिप्लेशन रीजन को और बढ़ाता जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की रुकावट और ज्यादा होती जाएगी, यानी डिप्लेशन रीजन और बढ़ता जाएगा.
एक तो चीज है थेरेटिकली ये वाली जो मैंने अभी आपको बताई, दूसरी चीज आप यहाँ पर प्रैक्टिकली देख भी सकेंगे। अब डिप्लेशन रीजन तो आपका ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, ये आपने पढ़ा हुआ है। एंड दिस यहाँ पर ये होगा कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिव टर्मिनल से फ्लो होंगे पी में। अब जैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से गए इस पी में, पी के अंदर होल्स ऑलरेडी मौजूद हैं। अब पी के अंदर अगर होल्स ऑलरेडी मौजूद हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉन आया, एक होल गया, नेगेटिव एक्सेप्टर आयन। दूसरा इलेक्ट्रॉन आया तो एक होल गया, वहां पर नेगेटिव एक्सेप्टर आयन, यहाँ जहां पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा वहां पर नेगेटिव एक्सेप्टर आयन हो जाएगा, मतलब वो बाउंड हो जाएंगे। अब देखें आपने इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे आ रहे थे तो ये जो नेगेटिव एक्सेप्टर आयन है इनका तादाद बढ़ता जा रहा है। इनका तादाद बढ़ता जाना इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को भी रोकेंगे और ये जो एक्सेप्टर आयंस हैं ये होल्स के फ्लो को भी रोकेंगे। और ये जो डिप्लेशन रीजन होगा जो कि पहले यहां तक था अब ये बन चुका है यहां तक, मतलब पहले यहां तक था अब वो यहां तक हो चुका। इन द सेम वे आपका इलेक्ट्रॉन यहां तक तो गया, ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप में है ये इलेक्ट्रॉन आपके आएंगे इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। जाहिर सी बात इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स आपके जैसे ही पॉजिटिव की तरफ आए तो एक इलेक्ट्रॉन निकला बाहर आया, तो यहां पर क्या बन गया, यहां पर बन गया पॉजिटिव। और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला बाहर आया तो यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन लूज होगा या इलेक्ट्रॉन निकलता है जहां से वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। तो मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलते जा रहे हैं तो वहां पर होल्स बनते जा रहे हैं या पॉजिटिव डोनर आयंस बनते जा रहे हैं। और जैसे जैसे इधर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन हो रहे हैं होल्स के साथ और नेगेटिव एक्सेप्टर आयंस बन रहे हैं। तो जो डिप्लेशन पहले रीजन यहाँ तक था ये वाला हिस्सा, अब डिप्लेशन रीजन आपका बन चुका है इतना। अब ये जो डिप्लेशन रीजन बन गया ज्यादा, ये क्यों बना, ये इस वजह से बना क्योंकि हमने रिवर्स ब्यासिंग की है। और रिवर्स ब्यासिंग में ऐसे ही होता है, और हमने जो कनेक्शंस किए हैं वो सही कनेक्शंस मतलब के उस लिए नहीं किए क्योंकि फॉरवर्ड नहीं है। तो हमने कनेक्शन जिस हिसाब से किए हैं तो उस हिसाब से जो डिप्लेशन रीजन है और ज्यादा बढ़ता जाएगा। नतीजे में ये होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स पहले जो एक को क्रॉस कर सकते थे अब उनके बीच में दो आ गए, अब तो बिल्कुल भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ये जो होल्स पहले इस तरफ जा सकते थे अब तो बिल्कुल भी नहीं जा पाएंगे। तभी हमने ये चीजें यहाँ पर लिखी हैं आपकी आसानी के लिए, वरना इन चीजों का लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, ओनली फॉर योर हेल्प। अब देखें इन दिस वे व्हेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है, गोस टू पी साइड, ये आपका पी साइड है, ठीक है, ये आपका पी साइड है मतलब पॉजिटिव है। दे फिल होल्स देयर, ये इलेक्ट्रॉन्स वहां पर जाकर फिल करेंगे होल्स को। एंड क्रिएट्स मोर नेगेटिव एक्सेप्टर आयन, और नतीजे में यहाँ पर नेगेटिव एक्सेप्टर आयन इस जगह पर ज्यादा हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एन साइड, ये आपकी एन साइड है और ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एन साइड मूव टू द पॉजिटिव टर्मिनल, इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे, लीविंग होल्स और पॉजिटिव डोनर आयंस देयर। नतीजे में वहां पर छोड़ के क्या आएंगे, पॉजिटिव डोनर आयंस को वहां पर छोड़ के आएंगे। अब ये आपका क्या हो जाएगा, डिप्लेशन रीजन बढ़ जाएगा। इन दिस वे अमाउंट ऑफ आयंस एट बोथ साइड इंक्रीजेस, नतीजे में ये होगा कि दोनों अतराफ में आयंस का जो तादाद है वो बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल बैरियर भी बढ़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इन आयंस की वजह से ही तो बन रही है। ये चार्जेस जितनी ज्यादा होंगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी बढ़ेगी, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी उतना बैरियर बढ़ेगा यानी रुकावट बढ़ेगी, ये पोटेंशियल बैरियर बढ़ेगा। और जितनी पोटेंशियल बैरियर वाली वोल्टेज बढ़ेगी उतना जो लेयर है वो बढ़ता जाएगा, यानी उतना जो डिप्लेशन रीजन है वो भी वाइडन होता जाएगा, वो भी मतलब चौड़ा होता जाएगा। नतीजे में ये होगा कि वेरी माइन्यूट रिवर्स करंट फ्लोज, रिवर्स में करंट फ्लो होगा हम मानते हैं लेकिन बिल्कुल कम होगा। बहरहाल नतीजे में आप ये लिख सकते हैं कि डायोड ऑफ है और डायोड आपका कंडक्ट करंट फ्लो नहीं करेगा। हम बेसिक लेवल पर हम यही समझ रहे हैं कि आपका जो डायोड है वो आपका कोई भी करंट अब फ्लो नहीं करेगा। अब आपने यहां पर देखा
डायोड ने करंट को फ्लो किया इस डायरेक्शन में जब इस तरह से कनेक्शन थे, और डायोड ने करंट को रोका जब उसके ऐसे डायरेक्शन थे। मतलब कि इट इज अलोइंग करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन एंड अपोजिंग करंट to flow in another direction. That's why we say that the diode is monodirectional or unidirectional. ये सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो होने की इजाजत देता है, दूसरे जो डायरेक्शन में उसमें अलो होने की इजाजत इसको नहीं देता। जिस तरह कंडक्टर होता है, जिस तरह ये कंडक्टर है, इधर से करंट आए तो भी जाने देगा, इधर से करंट आए तो भी जाने देगा, मस्त मलंग है, उसके पास कोई मसला नहीं है। लेकिन ये जो आपके पास डायोड है, ये डायोड एक किस्म का मतलब वन वे हाईवे है, ये टू वे हाईवे नहीं है। इस पे जा तो सकते हैं करंट मगर आ नहीं सकता। बहरहाल आपने, आई होप कि आपने सही नमूने से समझा। इसके बाद हम पढ़ेंगे इस पीएन जंक्शन डायोड की आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेक्चर 5 के अंदर। और उसके बाद भी हम इंतहाई आसान नमूने के साथ इन लेक्चर्स को समझने वाले हैं। आई होप कि आपने अभी तक हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और कमेंट अपने दोस्तों के साथ जरूर कर लिया होगा। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।